प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना। स्वास्थ्य चेतना का एक और अंक लेकर आज आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक बार फिर से मैं दीपशिखा गुप्ता। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास शुक्ला जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज़ में। नमस्कार दीपशिखा जी, और सभी आपके सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज के दिन हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी समस्या की जिसका सामना बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है और अकस्मात रूप से करना पड़ता है, और उस समस्या का नाम है ब्रेन स्ट्रोक या मस्तिष्क का आघात। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या तात्पर्य है ब्रेन स्ट्रोक से। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी समस्या है कि जिसमें कि अचानक मरीज के दिमाग की खून की सप्लाई रुक जाती है। वो कारण दो होते हैं कि एक तो धमनी में जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिसको आर्टरीज या कैपिलरीज बोलते हैं, उनमें क्लॉट का फंस जाना, उसको इस्चीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। जी। और कई बार ब्लड प्रेशर बढ़े होने की वजह से या उसके कोagulation की डिसऑर्डर होने की वजह से उसकी रक्त कोशिकाएं वर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, उनको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते। तो ये अचानक से अगर ब्रेन सप्लाई रुक जाती है या ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट को ब्रेन सप्लाई नहीं हो पाती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, फिर उसका हिस्सा काम नहीं करेगा। इस पूरी परिस्थिति को हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दो तरीके का ब्रेन स्ट्रोक हमें देखने को मिलता है, इश्केमिक और हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। और आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस आयु वर्ग के लोगों में ब्रेन स्ट्रोक की समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छा सवाल है दीपशिखा जी। मैं यहाँ पर लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा कि पहले तो ये देखा जाता था कि 50 साल से ऊपर वाले लोगों को, जिनको हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की समस्या होती है, या एजाइल पॉपुलेशन को वो ये होता था। लेकिन अब जो है ना, स्ट्रोक इन यंग्स, बच्चों में भी होता है और एडल्ट्स में और यंग्स में भी बहुत कॉमनली हो रहा है। अभी गर्मियाँ बढ़ेंगी, लू लगेगी, डिहाइड्रेशन होगा, ऐसी स्थिति में उनको, उस स्थिति में जवान लोगों को जो बाहर काम करते हैं उनको भी स्ट्रोक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक क्योंकि एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है और इसका सामना जब पेशेंट करता है तो उसके आसपास के लोगों को किन लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए जिसके माध्यम से वे समझ सकें कि ये पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक से जूझ रहा है। देखा जाए तो ब्रेन का जिस हिस्से में स्ट्रोक पड़ता है लक्षण उसी के हिसाब से आते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि फास्ट, एक जो है एक टैगलाइन दी हुई है जिसमें कि F फॉर फेस एंड A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइमलाइन। उन्होंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट एंड ब्रेन के लिए बताया जाता है कि ब्रेन अगर इंजरी होती है तो टाइम इज़ लाइफ क्रूशियल एंड लाइफ लाइन है, बोलते हैं उसको। चेहरे पर कमजोरी आ रही है, हाथ पैर में कमजोरी आ रही है या सुन्नपन हो रहा है, और दूसरा आवाज़ चली जा रही है, उसकी आँखों की रोशनी अचानक से चली जा रही है। तो ये अगर लक्षण आते हैं, सुन्नपन होता है, बेहोशी सी आती है, तो ये आम लक्षण हैं। अदरवाइज़ जो ब्रेन के किस हिस्से में स्ट्रोक पड़ा है, लक्षण उस हिसाब से भी कई बार वेरी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि जो हाई बीपी वाली पॉपुलेशन है, जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ऐसी पॉपुलेशन को ब्रेन स्ट्रोक की समस्या से ज़्यादा जूझना पड़ता है। तो हम जानना चाहेंगे कि कोमॉर्बिडिटीज़ जिन लोगों को हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कुछ कोरोनरी डिजीज़ेज़ हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक की समस्या से वे बचे रह सकें। आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, एंड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं ना, जिससे कि हार्ट की और ब्रेन की वेस्कुलर डिजीज़ेज होती हैं, तो डिसलाइपिडिपिया उसको कंट्रोल करना है। ओबेसिटी इज़ अनदर मेजर कॉज ऑफ ऑल दीज प्रेडिस्पोजिंग कंडीशंस। एंड एक और कंडीशन जो कि आम लोगों को अभी पता नहीं है, मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों को जिसको स्लीप अपनिया बोलते हैं, सोते सोते उनकी टंग फॉल होती है और उनकी सांस रुकती है, उस दौरान उनके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो अगर ऐसा उनको कई बार होता है और बहुत लंबे समय तक होता रहता है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने से
बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ब्रेन स्पाज्म में, वैसे स्पाज्म में चली जाती हैं, और वैसे इन पेशेंट्स को स्ट्रोक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने बात की, ब्लड प्रेशर होना, शुगर का होना, ओबेसिटी होना, डिसलाइपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी मोटापा ज़्यादा होना, और स्लीप थायराइड का परेशानी अगर होना, और चौथा पांचवा कॉजेज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है स्लीप एपनिया होना। अगर किसी को होता है तो दे आर वेरी प्रोन फॉर स्ट्रोक्स। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिन्हें दिल की समस्याएं होती हैं, उनको खून को पतला करने की दवाएं दी जाती हैं। जी और ब्रेन स्ट्रोक में आपने बताया कि एक टाइप होता है हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक, जिससे में कि खून का थक्का जमने से ब्रेन स्ट्रोक होता है। जी तो क्या जो हृदय संबंधी बीमारियों के लिए खून पतला करने की दवाएं दी जाती हैं वो ब्रेन स्ट्रोक के साथ इंटरफेयर करती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सब लोगों को जानना चाहिए। जो हार्ट अटैक के बाद या और बाकी कार्डियक डिजीज़ के बाद, जैसे कि वॉल प्रोलैप्स वगैरह में एंटी कोगुलेंट्स दिए जाते हैं, बड़े कॉमनली दिए जाते हैं, जी या एंटी प्लेटलेट्स दिए जाते हैं। तो उनका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो शरीर में कहीं पर भी बेसिकली ब्लीडिंग को ज़्यादा करा सकता है। तो ब्रेन बहुत ही सब्सेप्टेबल एक जगह होती है, जहाँ पर ज़रा से ब्लड प्रेशर बढ़े होने से या कोagulation डिसऑर्डर होने से वहाँ ब्रेन के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अपना जिसको एक प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड INR को बराबर से चेक कराते रहना चाहिए, रूटीनली उसको मेज़र करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन पेशेंट्स को एंटी कोगुलेंट्स चल रहे हैं, एंटी प्लेटलेट्स चल रहे हैं, उनको रूटीनली अपना कोगुलेशन प्रोफाइल करा लेना चाहिए। जी, बहुत अच्छी सलाह दी डॉक्टर साहब आपने। और बातें अभी हम आगे आपसे और भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपनी पसंद का कोई एक गीत हमारे लिसनर्स को सुनवा दें। मस्त मगन। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए, अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। जोगिया जोग लगा के वखरा रोग लगा के, इश्क की धूनी रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए।
गाना सुनकर एक बार वापस लौट चुके हैं हम कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना में और डॉक्टर विकास शुक्ला से बातचीत कर रहे हैं। आज बातचीत का विषय है ब्रेन स्ट्रोक। डॉक्टर साहब, आपसे हमने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बहुत सारी जानकारी ली, ब्रेन स्ट्रोक पड़ने पर क्या लक्षण हो सकते हैं ये भी पता किया। तो आगे हम जानना चाहेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण पेशेंट में दिखने पर घर के लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? टाइम, जैसा कि मैंने पास्ट में मैं बताया था कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। जी। कहा तो ये जाता है टाइम इज़ ब्रेन। अगर आपने टाइम समय खो दिया तो ब्रेन को खो दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट 4.5 घंटे के अंतराल में ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर सारी सुविधाएं हैं, एक छत के नीचे बहुत ज़्यादा, वहां पर उसका डोर टू निडल टाइम होता है। आपने हॉस्पिटल में एंटर किया और वहां से निडल मतलब दवा देने तक का समय अगर बहुत कम है, क्योंकि ट्रैफिक और घर से पहुंचाने में कई बार मरीज देर हो जाती है और वहाँ हॉस्पिटल में भी देर हो गई, तो आपका टाइम, क्रूशियल टाइम निकल गया। टाइम ना बर्बाद हो, ऐसी स्थिति में ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना है जहाँ पे सीटी स्कैन हो जाए, पैथोलॉजी की ज़रूरी जांचें हो जाएं और न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन वहाँ मिल के और उसको आइडेंटिफाई कर ले कारण को और फटाफट ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे मरीज को बचाया जा सकता है और उसकी जो डेफिसिट आती है, हाथ पैर में कमजोरी आने वाली है, आवाज़ किसी की अगर चली गई है तो वो वापस आ जाती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि टाइम इज़ वेरी क्रूशियल इन द केस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। और अक्सर हम एक गोल्डन आवर के बारे में सुनते हैं, तो हम चाहते हैं इस अवधारणा के बारे में भी आप हमारे लिसनर्स को एजुकेट करें। ये गोल्डन आवर जो आपने टर्म दिया, ये सच मायने में गोल्डन आवर वही समय है जिसमें कि हमको उस समय के बारे में ध्यान रखना है कि मरीज को अगर कमजोरी आई, आवाज़ उसकी चली गई, उसको अचानक से कन्फ्यूज़न हो रहा है, अल्टर्ड हो रहा है पेशेंट, तो वेस्ट ना करें समय। उस वही समय है जबकि आप नेविगेट करें हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, कैसे भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जीवन शैली से जुड़े वे कौन से सुधार हैं जिन्हें हमारे लिसनर्स अपना सकते हैं, जिनके माध्यम से ब्रेन स्ट्रोक या ऐसी समस्याओं से अपने आप को वो थोड़ा दूर रख सकें? अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जी। तो आपको ये मानिए कि डिसलाइपिडीमिया होना ही होना है। वो एक बहुत बड़ा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है स्ट्रोक का। उससे डायबिटीज़ भी हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो आपका वो 4 कारणों में से 3 कारण तो आप ही खुद अपने आप से पैदा कर रहे हो। तम्बाकू खा रहे हो या आपका एसिडेंट्री लाइफ स्टाइल है जिसमें कि आपका जो शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, वो फिर वो हैम्पर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है, दिनचर्या एक्टिव रखनी है, खान पान में बहुत ख्याल रखना है कि ऑयली बेस्ड फूड, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला फास्ट फूड को अवॉइड करना है, धूम्रपान में ख़ास तौर से सिगरेट, तम्बाकू एंड अल्कोहल का अवॉइड करना है। फिर भी अगर कोई अगर बीमारी है लाइक थायराइड है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको स्ट्रोक पड़ा है या हार्ट की प्रॉब्लम रही हैं, तो उनको एक्स्ट्रा ख्याल रखना है, उनको बीच बीच में अपनी जांचें भी करानी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर ओबेसिटी अगर हो रही है किसी वजह से, इसकी फैमिली हिस्ट्री है, तो वो भी अपना स्लीप अपनिया को प्रिवेंट करे। ओबेसिटी से होने वाली और भी परेशानियां हैं, उनको प्रिवेंट करें तो निश्चित तौर पर स्ट्रोक से बचा जा सकता है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इस दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, मैं इनफैक्ट भूल गया था दीपशिखा। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है और उससे ना केवल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ बढ़ रही है, बट हार्ट की और ब्रेन की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है और इससे ज़रूर अपने आप को बचाना चाहिए। बट आज की लाइफ स्टाइल में ये अवॉइड तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, योगा और प्राणायाम एंड एक्सरसाइज से, मॉर्निंग वॉक से, अपनी हॉबी को इनकल्केट करने से, अच्छा पॉजिटिव रहने से स्ट्रेस का मैनेजमेंट किया जा सकता है। मैं आम जनता को, ख़ास तौर से अपने युवा वर्ग को, ख़ास तौर से अपने बहनों भाइयों को जो कि इस आम भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत ही फंसे हुए हैं, उनको खान पान के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी
ज्ञानवर्धक और अच्छी बातें आज हमारे लिसनर्स से शेयर करी, इसके लिए हम आपका हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहेंगे। आज आप हमारे बीच आए, इतनी सारी बातें हमसे की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपशिखा जी, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना।